हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा शीत युद्ध का दौर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के ओवरव्यू के साथ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा का मिसाइल संकट, उसके बाद व्हाट इज द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या है, इन 2 प्रोमिनेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू द इंटायर बुक। कोल्ड वॉर के एंड को कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस चैप्टर के सब्जेक्ट मैटर हैं, इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम कहानी की शुरुआत कोल्ड वॉर से करें। इस चैप्टर में यह साफ हो जाएगा कि किस तरह 2 सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का वर्चस्व यानी कि डोमिनेंस कोल्ड वॉर के सेंटर में था। ये चैप्टर हमें वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड वॉर के दौरान होने वाले बैटल ग्राउंड तक भी ले जाएगा। इस चैप्टर में नॉन एलाइड मूवमेंट पर भी इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। दैट मीन्स नॉन एलाइड मूवमेंट चैलेंज्ड द हेजेमनी ऑफ द सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नॉन एलाइड मूवमेंट ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की व्यवस्था की और ये प्रयास किया कि किस तरह से नए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल फ्रीडम को आसान किया जाए। इस चैप्टर के एंड में हम लोग नॉन एलाइड मूवमेंट में इंडिया के रोल का भी इवोल्यूशन करेंगे, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन इंटरेस्ट में नॉन एलाइड मूवमेंट की पॉलिसी ने किस सीमा तक मदद की और नॉन एलाइड मूवमेंट इंडियन इंटरेस्ट में किस तरह से सफल फॉरेन पॉलिसी रहे। नाउ let us start the very first topic of this chapter, that is the Cuban Missile Crisis, क्यूबा का मिसाइल संकट। In April 1961 सोवियत यूनियन के लीडर्स को यह चिंता सता रही थी कि कहीं यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिस्ट द्वारा शासित किए जाने वाले क्यूबा पर अटैक कर देगा और इस देश के प्रेसिडेंट फिदल कास्त्रो का कू हो जाएगा। उनका ये चिंता, उनकी ये डर कहीं ना कहीं जायज भी थी, क्योंकि इससे पहले कई जगह पर CIA, विच इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोलैबोरेट करके 1953 में ईरान में कू किया था। देयर आर सम क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेटरली डिक्लासिफाइड बाय CIA जो ये कहता है कि ग्वाटेमाला 1954 में ऑपरेशन PB सक्सेस चलाकर भी वहाँ कू किया गया था। एक CIA एजेंट ने भी लॉस एंजलिस टाइम्स में इसे पब्लिश किया है। बाद में चिली में भी 1973 में जनरल ऑगस्टो पिनोशे को सपोर्ट करके CIA ने, अमेरिकन फोर्सेस ने साल्वाडोर एल्दे को भी मिलिट्री कू में हटाया था, सैन्य तख्ता पलट किया था। क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत यूनियन से था और सोवियत यूनियन उसे डिप्लोमेटिक तथा फाइनेंशियल एड देता था। सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के मिलिट्री बेस के रूप में चेंज करने का फैसला लिया। जुलाई 1962 में एक सीक्रेट मीटिंग के बाद क्रुश्चेव ने क्यूबा में न्यूक्लियर वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल्स R-12 और R-14 डिप्लॉय कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका सबसे नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत यूनियन पहले की तुलना में अब अमेरिका के मेनलैंड के लगभग 2 गुने ठिकाने या शहरों पर सीधे सीधे अटैक कर सकता था। क्यूबा में सोवियत यूनियन द्वारा न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट करने की भनक अमरीकियों को 3 हफ्ते बाद तब लगी
जब लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन निकनेम्ड ड्रैगन लेडी ने फोटोग्राफिक एविडेंसेस से ये बताया कि कुछ मिसाइल्स क्यूबा में डिप्लॉय कर दी गई हैं, जिसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फिट्जजेरल्ड केनेडी, द 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर न शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हटा लें। केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकन जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह यूनाइटेड स्टेट सोवियत यूनियन को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। वो बताना चाहता था कि हम इस कार्रवाई से खुश नहीं हैं। इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत यूनियन के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर का चरम बिंदु था। कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन, ऑल्सो नोन एज USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तथा इसके साथी देशों के बीच कंपटीशन, टेंशन और स्ट्रगल की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन टेंशन्स और स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ने युद्ध का रूप तो नहीं लिया, यानी कि इन दोनों देशों के बीच कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों सुपर पावर्स ने उनके साथी देशों और इन युद्धों में उनकी मदद भी की। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे युद्ध से, थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच गई। कोल्ड वॉर सिर्फ जोर आजमाइश, मिलिट्री अलायंसेस, सैनिक गठबंधन या फिर शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ आइडियोलॉजी के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। आइडियोलॉजी की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ किस तरह का होगा और सबसे बेहतर थ्योरीज कौन सी हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर अमेरिका था और यह ग्रुप लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का प्रमोटर था। ईस्टर्न ब्लॉक का लीडर सोवियत यूनियन था और इस गुट के रिप्रेजेंटेटिव्स सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लीड करते थे। आप इन आइडियोलॉजी के बारे में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कॉन्टेम्पररी जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। 1945 में एक्सिस पावर और अलाइड फोर्सेस के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई। अलाइड फोर्सेस को यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस लीड कर रहे थे, जबकि एक्सिस पावर को जर्मनी, इटली और जापान लीड कर रहा था। इस युद्ध में वर्ल्ड के लगभग सभी पावरफुल कंट्री शामिल थे। यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका एक्सटेंशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, चाइना, बर्मा नाउ नोन एज म्यांमार तथा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक भी था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जान गई और पैसे की भी हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को दहला दिया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के दो प्रोमिनेंट शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर
एटॉम बम गिराए और जापान को सरेंडर करना पड़ा। अगस्त 6, 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम के बम को B-29 बॉम्बर्स के द्वारा और अगस्त 9, 1945 को नागासाकी के ऊपर फैट मैन नाम के एटम बम को B-29 बॉम्बर्स के द्वारा गिराया गया था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। एटम बम गिराने के अमेरिका के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों का लॉजिक ये है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान अब सरेंडर करने वाला है, ऐसे में बम गिराना कोई ज़रूरी नहीं था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का मेन ऑब्जेक्टिव सोवियत यूनियन को एशिया और अन्य जगहों पर मिलिट्री और पॉलिटिकल एडवांटेज लेने से रोकना था। वह सोवियत यूनियन के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के सपोर्टर्स का यह लॉजिक था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना तथा अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों को और भी ज़्यादा होने वाले जनहानि को रोकने के लिए एटम बम गिराना ज़रूरी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के कारण कुछ भी हों, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयानक निकला। रिजल्ट ये हुआ कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के मंच पे 2 सुपर पावर्स राइज कर गए। जर्मनी और जापान हार चुके थे। यूरोप तथा बाकी के बचे हुए देश विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन वर्ल्ड की 2 सुपर पावर्स थीं। इनके पास इतनी क्षमता थी कि ये वर्ल्ड की किसी भी घटना को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन का सुपर पावर बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना कोल्ड वॉर का कारण बना। कोल्ड वॉर शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि एटम बम से होने वाले डिस्ट्रक्शन की मार झेलना किसी भी नेशन के बस की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन पावरफुल लॉजिक था। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों के पीछे भागने से इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, जो कोल्ड वॉर का एक प्रोमिनेंट रीज़न बना। जब दोनों सुपर पावर्स के पास इतनी कैपेसिटीज़ के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हों कि वे एक दूसरे को अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन कर सकें, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर होने की संभावना कम ही रह जाती है। उकसावे यानी प्रोवोकेशन के बावजूद भी कोई भी पक्ष, कोई भी साइड युद्ध का जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि युद्ध से पॉलिटिकल एडवांटेज चाहे किसी को भी मिल जाए, लेकिन इससे होने वाले डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में दोनों साइड्स को इतना अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी लगभग असंभव हो जाएगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। बोथ साइड्स have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इतनी अधिक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि कोई भी साइड युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता। इस तरह सुपर पावर्स के बीच इंटेंस कंपटीशन होने के बावजूद कोल्ड वॉर फुल फ्लेज्ड वॉर का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी पड़ी रही। डिटरेंस की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति आपस में होने वाले कंपटीशन को नहीं रोक सकी। कोल्ड वॉर की कुछ प्रमुख
यानी कि इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दें। इनमें 2 सुपर पावर्स और उनके अपने अपने गुट थे। इन पारस्परिक गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा की जाती थी कि वे लॉजिकल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में लॉजिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा बर्ताव करना था, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ा सा मिस्टेक एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर वॉर का रूप ले सकता था, जो न जाने कितना विध्वंसकारी होता। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीरियस कॉन्टेक्स्ट में था। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है संयम से काम लेना, टेंशन्स को डीएस्केलेट करने का काम करना और थर्ड वर्ल्ड वॉर के जोखिम को कम से कम करना। कोल्ड वॉर ने समूची मानव जाति, ह्यूमन काइंड पर मंडराते हुए खतरे को किसी तरह संभाल लिया। इस चैप्टर के बाकी हिस्से पार्ट 2 और पार्ट 3 में हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।